नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज मैथ टेस्ट का तीसरा नंबर टेस्ट है सर, जिसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस है। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 15 मीटर ऊंची टावर के शिखर का बिजली के खंभे के निचले सिरे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और खंभे के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। बिजली के खंभे की ऊंचाई निकालना। उन्नयन कोण का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर देखा गया और अवनमन कोण का मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखा गया। तो इसका शीर्ष को देखता है 30 डिग्री और इसके तल को देखता है तो 60 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। और इसका ऊंचाई दिया है 15 मीटर। इस खंभे की ऊंचाई निकालना है कि यहां से यहां। तो ये आप जानते होंगे कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री है, 60 डिग्री है तो 90 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने का मान 1 होता है और 60 डिग्री के सामने का मान √3 और 90 डिग्री के सामने का जो रेशियो होता है वो 2 होता है। तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला √3 और √3 का मान दे रखा 15, तो 1 का मान 30 डिग्री है छोटा वाले, तो 30 डिग्री के सामने का रेशियो 1 होगा। 1 का मान हुआ 15/√3, 5√3। अगर यहां से यहां तक 5√3 है सर, तो आप कहिएगा कि यहां से यहां तक भी 5√3 ही है। इस छोटे वाले त्रिभुज में आइए, छोटा वाला त्रिभुज आपको करा कि 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाले पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का जो रेशियो होगा वो √3 का मान 5√3, तो 30 डिग्री सामने वाले यहां से यहां तक के जो मान होगा वो 5 होगा। बात को समझिए कि जब यहां से यहां तक ये पूरा लंबाई 15 है और ये ऊपर वाले 5 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। यही मान आपको पूछ रहा था कि इस खंभे की लंबाई कितना होगा और खंभा का लंबाई होगा 10 मीटर। फिर से बात को समझिए कि 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाले पूरा रेशियो का मान होगा √3 और √3 का मान 15। ये छोटा वाले 30 डिग्री, तो ये आधार का मान 1 का मान 15/√3, 5√3 हुआ। अगर ये 5√3 तो ये भी 5√3 होगा। 30 के सामने 1 हुआ और 60 के सामने √3 का मान 5√3, तो 1 का मान 5। यहां से यहां तक 5 है और पूरा है 15, तो बाकी बचा 10, ये भी 10 और 10 मीटर इस खंभे की लंबाई हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बोला जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सर कि किसी बगीचे में गुलाब के पौधे की 8 पंक्तियां एवं 10 कतार हैं। प्रत्येक पौधे के बीच 2 फीट की दूरी है और बगीचे के सीमा के चारों किनारों से 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया, तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करना। ये बगीचा है और बगीचे में कहा गया आपको कतार की संख्या है जो 10 है और पंक्ति की संख्या है जो 8 है। ये 8 है जो पंक्ति की संख्या और 10 है जो कतार की संख्या। मतलब ऐसा ऐसा कतार बनाएंगे तो ऐसा ऐसा कतार 10 कतार बनेगा। डॉट डॉट कितना कतार बना? 10 कतार। और ये जो आपका पंक्ति बना, वो पंक्ति आपको जो बना वो 8 बना। इसी तरीका से 8 पंक्ति और 10 कतार बना है। इसके चारों ओर 1-1 मीटर रास्ता के लिए जगह छोड़ दिया गया है। पूरा की लंबाई निकालना है कि इसकी लंबाई कितना होगा या इसकी चौड़ाई कितना होगा। लंबाई निकाल रहे हैं। अगर कतार 10 है, आप ये जानते हैं कि जितनी संख्या होती है गैप उससे 1 कम होता है। अगर कतार 10 है सर जी, तो गैप कितना होगा? 9। जितनी संख्या गैप उससे 1 कम, तो संख्या 10 है तो गैप इससे 1 कम होगा और गैप हुआ 9। और प्रत्येक गैप में 2-2 मीटर की जगह छोड़ा गया है, तो एक गैप में 2 मीटर, तो आपको 9 गैप में 18 मीटर। तो 18 मीटर वाले लंबाई ए हुआ बगीचा का। 1 मीटर ए साइड से छोड़ा गया और 1 मीटर ए साइड से, तो पूरी लंबाई हम निकालेंगे तो 18 + 2 20 मीटर। पूरी लंबाई 20 मीटर। फिर से एक बात को समझिए कि प्रत्येक पर 2-2 मीटर का
बगीचा में वृक्ष लगाया गया है तो एक गैप पर 2 मीटर, जितनी संख्या होती है गैप उससे एक कम होता है। अगर 20 संख्या होगा तो गैप उससे एक कम 19 होगा, 25 होगा तो एक कम 24 होगा। यहाँ आपका गैप दिया था, संख्या दिया था 10 तो गैप एक कम 9 और प्रत्येक गैप में 2-2 मीटर था तो 9 दूना 18 और 1-1 मीटर चारों तरफ से जगह छोड़ा गया तो 1 और 1 2 मीटर, 18 और 2 20 मीटर लंबाई। अगर चौड़ाई निकालने के लिए कहा जाता तो चौड़ाई भी निकालते, सबसे पहले गैप निकालते। तो इसमें पंक्ति 8 दिया है तो 8 में से 1 कम कर दिए, 7 गैप है और प्रत्येक गैप 2-2 मीटर का है तो 14 मीटर आया। एक ऊपर है और एक नीचे 1-1 मीटर है तो 1 और 1 2, आपको आ गया 16 मीटर चौड़ाई। चौड़ाई कहता तो 16 मीटर, लंबाई अभी पूछ रहा है 20 मीटर लंबाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले आइए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। मनोज समान समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है और उस बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 में पहुंचे तो समानतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितना बजे निकलेगा। अर्थात ये रीजनिंग जैसा है। कहा कि 8:40 में वो बस स्टॉप पर पहुंच गया और उसके पहुंचने में 10 मिनट लगता है, मतलब आज वो घर से जो निकला है वो 8:30 में निकला। फिर से बात को समझिए, बस स्टैंड, घर से बस स्टैंड जाने में 10 मिनट का समय लगा और बस स्टैंड पहुंचा 8:40 बजे तो 10 मिनट पहुंचने में लगा होगा। घर से वो निकला होगा आज कितना बजे, 8:30 में घर से निकला होगा। लेकिन 8:30 में घर से निकला, 15 मिनट पहले निकला था तो उसको निकलना चाहिए था कितना, समानतः उस समय 8:45 में निकलता था, 8:45 में। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहा जा रहा है कि वह बिंदु ज्ञात करे जहां रेखा दिया गया है 2x माइनस का 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12 पर x अक्ष और y अक्ष को काटती है तो उस बिंदु का मान निकालना। कहा कि समीकरण के द्वारा x अक्ष पर काटा गया बिंदु का मान निकालिए और y अक्ष पर। तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी प्लेन है x और y, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। x एक्सिस को कहा जाता है आपको कोटि की भुज, x अक्ष को कोटि कहते हैं कि भुज कहते हैं। तो आप कहिएगा कि x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब सीसा और ऑर्डिनेट, x अक्ष से दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और बाईं ओर आएंगे तो नेगेटिव होगा। मूल बिंदु से x अक्ष के ऊपर जाएंगे y अक्ष को तो पॉजिटिव और नीचे y अक्ष के आएंगे तो नेगेटिव। ये ओरिजिन है मूल बिंदु 0 और 0। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इतना बात पता होना चाहिए कि x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। कोई भी बिंदु लिखाता है तो पहले x का मान भुज का और उसके बाद कोटि का मान लिखाता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा x माइनस होगा और y प्लस होगा। इसमें दोनों माइनस होगा, x प्लस और y माइनस होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। x अक्ष का कोटि हमको ज्ञात करना है कि x अक्ष का बिंदु क्या होगा। तो हम कहेंगे कि x अक्ष में y का मान 0 हुआ तो y को 0 रख देंगे। 2x बराबर 12, x बराबर 6। तो x अक्ष का जो बिंदु आया, x का मान 6 आया और y का मान 0 आया। पहले x का मान लिखेंगे उसके बाद y का मान लिखेंगे। अब y अक्ष पर निकालना है तो x का मान 0 अर्थात -3y बराबर 12, y बराबर -4। y अक्ष पर हम बिंदु निकालेंगे तो y अक्ष पहले x का मान पहले 0 और -4। तो जो आपका बिंदु आएगा वो 6 0, x अक्ष पर 6 और 0 और y अक्ष पर 0 और -4।
ऑप्शन देख लीजिएगा कि 6 0 और 0 और -4 कौन सा ऑप्शन में है। 6 0 और 0 -4 ऑप्शन नंबर सी है। फिर से एक बार बात को समझना है। x अक्ष पर y का मान 0 तो ये 0 हुआ, 2x बराबर 12, x का मान 6, x का मान 6 और x अक्ष पर y 0 होता है 0 और y अक्ष पर x 0 कर दिए तो -3y बराबर 12, y बराबर -4। पहले x अक्ष का मान लिखेंगे और x 0 है और y -4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर आइए। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, ये बोला जा रहा है सर कि श्रेणी दिया गया है 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/2 के स्क्वायर प्लस का 1/3 के स्क्वायर और प्लस का 1/2 के पावर 3 प्लस 1/3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक श्रेणी है। ये अनंत पदों का योग निकालना। देखिए इसमें 2 गो अनंत तक श्रेणी है। पहला देखिएगा कि 2 से गुना कर 2 के स्क्वायर किया गया, 2 का क्यूब किया गया, इसी तरीका से पावर 4 और दूसरा श्रेणी है 3 के पेयर में चला है। तो पहला जो श्रेणी है 1/2 प्लस 1/2 के स्क्वायर प्लस 1/2 के क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक और दूसरा श्रेणी है 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। आप जानते हैं कि यदि कोई भी श्रेणी इंफिनिटी तक है तो इस इंफिनिटी का जो मान होता है वो होता है a/1 - r, जहां कॉमन रेशियो r का मान जो है वो 1 से छोटा होगा। कॉमन रेशियो r का मान 1 से छोटा होगा और जीपी सीरीज में आपको पता होगा कि जब कॉमन रेशियो r का मान निकालना है तो r बराबर होता है सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म। तो कॉमन रेशियो पहला वाले श्रेणी का जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। तो यहाँ से इस इंफिनिटी का मान निकालेंगे तो 1/2 पहला टर्म है माइनस का 1/2, यहाँ से आपको आ गया 1/2 और बटा में 1/2 कट करके पहला वाले श्रेणी का मान आया 1। दूसरा वाला श्रेणी का मान निकालेंगे तो 1/3 और बटा 1 माइनस 1/3 अर्थात 1/3 सोल्व किए तो 3 में से 1 गया 2/3, कटकर मान आ गया 1/2। 3 से 3 कटकर मान आ गया 1/, तो पहला वाले का 1 और दूसरा वाले का 1/2। कहेंगे दोनों को अगर एक साथ ऐड करेंगे तो दोनों को एक साथ ऐड करने पर मान आया आपको 1 प्लस 1/2 3/2। पहला वाला एक श्रेणी अनंत तक था, दूसरा वाला भी अनंत तक था। पहला वाला का मान सोल्व किए a/1 - r का 1 आया, दूसरा वाला का सोल्व किए तो 1/2 आया और दोनों का एक साथ योग कर दिए 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर चले आए। छह नंबर जो सवाल है वो आपको कहा जा रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/2 गुना 2.1/2 4 गुना 2.1/4 गुना को इसको मिक्स फ्रैक्शन को पूरा फ्रैक्शन में लाए तो आपको आ गया 9/4। 9/4 का मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट दर्शा रहा है, मूलधन और मिश्र धन। तो मूलधन 4 रुपया है तो मिश्र धन हो गया 9 रुपया। कितना वर्ष का मान दे रखा था? 2 वर्ष का। अगर हम इसको 1 वर्ष पर चले आएंगे तो 2 वर्ष से 1 वर्ष पर आने के लिए इसको वर्गमूल कर देंगे। अगर 3 वर्ष रहता और 1 वर्ष पर आते तो क्या करते? क्यूब रूट। वर्गमूल किए तो 2:3, मतलब 2 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 2 रुपया मूलधन, 3 रुपया मिश्रधन, 1 रुपया ब्याज। 1 रुपया ब्याज कितना पर मिला? 2 रुपया पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किए अर्थात इसका जो रेशियो आया 50% आया। रेट परसेंटेज आया 50%। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 7 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया सर आपका, ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के एक टंकी में ए और बी नली से क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भर रहा है। एक भर रहा है 5 मिनट में और दूसरा नली भर रहा है 6 मिनट में। तीसरा सी है
जो इसे खाली कर देता है 8 मिनट में खाली कर सकता है। अब कह रहा है कि 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा जब तीनों नल को एक साथ खोल देंगे। तो सबसे पहला प्रक्रिया है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 5, 6 और 8 का एलसीएम। तो 5, 6, 8 का एलसीएम लिए, आ गया 100, 120। मतलब टोटल टंकी में क्षमता है अटने का 120 लीटर पानी अटने का। 5 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है पहला नल। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 से भाग दे देंगे 120 में, 24 लीटर पानी देगा। दूसरा वाला नल 6 मिनट में 120 लीटर, तो 1 मिनट में कितना देगा, 20 लीटर पानी। और तीसरा सी खाली करने वाला है, 8 मिनट में 120 लीटर खाली कर देता है, तो 1 मिनट में कितना खाली कर देगा, 15 लीटर पानी खाली कर देगा। मतलब 2 नल भरने वाले हैं और एक सी है जो खाली करने वाला है। तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो 2 नल मिलकर पानी भरेगा और तीसरा नल सी इसे पानी खाली करेगा। तो 2 मिलकर भरा 24 और 20, 44 लीटर भरा। और तीसरा सी आएगा तो 15 लीटर खाली करेगा। 44 में से 15 चला गया तो बाकी बचा आपको 29 लीटर। तो 1 मिनट में तीनों नल मिलकर 29 लीटर पानी खाली कर रहा है। आपको कितना भरना है, 120। तो 120 टोटल नहीं भरना है। सवाल में आपको कहा कि 3/4 ही भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो 120 का 3/4, 4 से भाग दिए तो ये आपको कट गया 30 बार में। मतलब कि 90 लीटर पानी आपको भरना है। 1 मिनट में 29 लीटर पानी भर रहा है, तो 90 लीटर पानी भरने के लिए कितना, इसके क्षमता से भाग दे दीजिए। 29, 90/29 पूर्णांक में आता है तो पूर्णांक में लाइए। 3.3/29 मिनट 3/4 भाग को भरने में समय लगेगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। लेकिन जब भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के बाद काटने के बाद इनका क्षमता आता है कि भरने की क्षमता कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन कि यदि x तथा y संख्या में 6, 5, x, y में भाग देना है 80 से, तो x प्लस y का मान कितना होगा जबकि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये संख्या 80 से विभाजित है, ये 0 है सर, तब विभाजित होने के लिए y भी 0 होना चाहिए। क्योंकि 0 है y, तो 0 से 0 कट गया और बाकी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे। 80 से विभाजित करना है तो 80 से पूर्णतः विभाजित तब होगा कि y के स्थान पर क्या होगा, 0, y बराबर 0। बाकी जो संख्या बचा वो बचा 6, 5 और x। अब 65x में 8 से भाग देंगे। आपको कहा जा रहा है कि x का कौन सा मान होगा कि 606 5x विभाजित हो जाएगा। अब देखिए विभाजित करने जा रहे हैं। 65 में 8 से भाग दिए तो 8 बार में 64, शेष बचा 1। अब x के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या रखेंगे कि 8 से विभाजित होगा। 0 रखेंगे 10 विभाजित नहीं हुआ, 1 रखे 11 8 से विभाजित नहीं हुआ, 2 भी रखे विभाजित नहीं हुआ, लेकिन 6 रख दिए तो 16 8 से 2 बार में विभाजित हो गया। अर्थात x का मान 6 आया। x प्लस y का मान निकालना है तो x का मान 6 और y का मान 0 ऐड कर दिए 6। फिर से बात को एक बार समझ लीजिए कि अगर 6 5xy में 80 से पूर्णतः संख्या विभाजित तब होगी कि जब यहाँ 0 है तो a भी 0 होगा। अगर ये 800 रहता तो हम कहते कि a भी 0, x भी 0 होगा, लेकिन एक ही 0 था तो y को 0 रखे और y 0 रखे तो x का मान 6 आ गया। दोनों जोड़ दिए, 6 प्लस 0 आपका मान आ गया 6। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन आए। 9 नंबर क्वेश्चन आपको जो कहा जा रहा है, ये कहा गया सर कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 2 व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी का चाल निकालना है। बात को समझना है।
यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, परंतु यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को पार करेगी। समान दिशा में यदि ट्रेन चल रही है तो चाल को घटा देंगे, विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है तो चाल को जोड़ देंगे। माने कि जो ट्रेन का चाल है और ट्रेन का वेलोसिटी x किलोमीटर प्रति घंटा, माने कि ट्रेन का चाल है जो x किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दिशा में चल रही है, चाल को घटाएंगे, और विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल को जोड़ेंगे। पहला वाले व्यक्ति चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3 किलोमीटर घटा दिए क्योंकि समान दिशा में जा रहा है। और पहले वाले व्यक्ति को ये पार कर जाता है 10 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना किया। दूसरा वाले व्यक्ति को पार कर जाता है, वो चाल उसका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मीटर प्रति सेकंड में लाए तो 5/18 से गुना किए, और दूसरा वाले को 11 सेकंड में पार कर जाता है। बात को समझिए कि जो ट्रेन पहले वाले व्यक्ति को पार किया है वही ट्रेन दूसरे वाले व्यक्ति को पार किया। व्यक्ति को पार किया मतलब अपनी लंबाई को, तो जितना लंबाई पार किया पहले वाले व्यक्ति उतना ही लंबाई को पार किया ट्रेन दूसरे वाले व्यक्ति। मतलब कि दोनों लंबाई आपस में क्या हो गया, बराबर। दोनों ट्रेन एक ही था। जो ट्रेन की लंबाई पहला वाले व्यक्ति को पार किया वही ट्रेन की लंबाई दूसरे वाले व्यक्ति को पार किया। लंबाई आपस में बराबर कर दिए। इसको 10 सेकंड लगा था, इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 सेकंड छूटा हुआ। 5/18 अभी इक्वेशन में लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ 5/18 था, समाप्त हो गया। 10 से गुना किए तो आपको आ गया 10x माइनस का 30, और 11 से गुना किए तो 11x माइनस का 55। 11x और 10x का अंतर x, और माइनस का 55 और माइनस 30 दोनों का अंतर आपको आ गया 25। तो x का मान आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मान आपको निकालना था कि ट्रेन की चाल कितनी है। ट्रेन की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर जो आपको ट्रेन की लंबाई पूछ देता तो इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी x का मान पुट कर देते, आपकी लंबाई का मान निकल जाता ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो 10 नंबर है। 10 नंबर सवाल आपको कह रहा है सर, ये आपको 10 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का डॉट 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 और प्लस का दिया गया साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस का साइन, इसका मान निकालना है। देखिए ये जो एपी सीरीज में है यहां से आपका 2 ही मान देगा, एक साइन थीटा के साथ देगा और एक कॉस थीटा के साथ देगा। साइन स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा या तो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, और इस सीरीज को एपी सीरीज में करके आपका मान पूछेगा। अभी साइन स्क्वायर के फॉर्म में है, किसी भी एनी हाउ कोई भी कंडीशन में आपको दोनों थीटा का जोड़ 90 डिग्री तक लाना है। जो अकेला 90 डिग्री है उसको अकेला 90 रहने दीजिएगा। 85 और 5 90, यहाँ 10 है तो इससे पहले 80 90, यहाँ 15 है तो इससे पहले 75 90। एगो बीच में ऐसी संख्या आएगा जिसका दोनों का जोड़ 90 नहीं होगा, वो है आपको साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये एक है जो पेयर नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसा ऐसा कितना पेयर बना। पेयर उस संख्या को बनाएंगे जो अकेला 90 डिग्री है उसको छोड़ देंगे और बाकी दोनों को जोड़कर 90 डिग्री लाएंगे। इसलिए 90 डिग्री लाएंगे कि अगर इस साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और इस साइन स्क्वायर 85 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन स्क्वायर 5 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होता है। पेयर बनाना अभी मुश्किल हो रहा है। जिनका मुश्किल पेयर बनाना हो रहा है तो सबसे पहले आप नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड कीजिएगा। एपी जीपी में आप पढ़े होंगे कि जब नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है
तो लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म और बटा का कॉमन डिफरेंस में एक ऐड कर देंगे तो नंबर्स ऑफ टर्म निकल जाएगा। लास्ट टर्म का मान 85, 90 को नहीं लेना। तो बार बार आपको बता रहे हैं कि अकेला 90 डिग्री है, उसका पेयर नहीं बनाएंगे, वो स्वयं पेयर बन चुका है। 90 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने स्टार्ट किए तो लास्ट टर्म था 85 और फर्स्ट टर्म था 5 और कॉमन डिफरेंस कितना का लिया है 5 का। 85 में से 5 चला गया, 80 और 80 में 5 भाग दिए, 16 और 1 17 पेयर बना। कितना पेयर बन गया सर? 17 पेयर। इस 17 पेयर बनने का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा मान 17 बन गया। कितना पेयर बना है? 17 पेयर बना है। 5 डिग्री साइन स्क्वायर और 85 डिग्री। एक पेयर नहीं बना, वो कौन नहीं पेयर बना? तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आपको ये पूछते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये मान पहले बताइए कि 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप कहिएगा कि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। जैसा ही इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/2। नंबर्स ऑफ टर्म कितना हुआ? 17। पेयर बनाना है, पेयर के मतलब कि 1 और 1 2 मिलकर एक पेयर बनता है। तो 17 को 2 से भाग दिए, 17 पेयर, 17/2 पेयर बना। 17/2 का मतलब ये आपको हो गया मान 17/2 8.1/2। सॉरी, इसमें तो इस शामिल कर दिए हैं, 45 डिग्री शामिल हो चुका है तो 8.1/2 फाइनल रिजल्ट लाएंगे तो आपका 90 डिग्री का मान होता है 1 प्लस 8.1/2, 8 और 1 9.1/2। ये देखिए जो 1/2 पेयर कौन नहीं बनाया? तो आप कहिएगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो पेयर नहीं बना था वो पेयर आपको आ गया 1/2। 8 वो पूरा पेयर बना और एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर नहीं बना था, उस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/2 आया। तो आप बार बार पेयर नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट एपी सीरीज में नंबर्स ऑफ टर्म निकालिए और 2 से भाग दे दीजिए। अगर 90 डिग्री अकेला है तो साइन के साथ 90 है तो 1 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन कॉस के साथ 90 रहेगा तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। वो 11 नंबर सवाल क्या है जे देखिए। अगला क्वेश्चन आपको जो बोला जा रहा है, के किस मान के लिए समीकरण दिया है और समीकरण दिया गया है आपको 2x + 3y बराबर 2x + 3y - 5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण ने आपको दिया है 4x + ky - 10 बराबर 0। कहा कि के किस मान है जिनका अनेक हल होगा। इस तरीका के यदि कोई भी मान दे a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो इससे 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि a1/a2 डज नॉट = b1/b2। a1/a2 डज नॉट = b1/b2। इसका होता है केवल और केवल एक हल, अद्वितीय हल। केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये एक हल है तो इन दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देगा। और दूसरा जो आपका यहां से थ्योरी है वो कहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट = c1/c2। तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब रेखा समांतर होगा। और जो तीसरा आपको है वो कहेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो हम कहेंगे कि इसका अनंत हल होगा।
और अनंत हल होगा तो सभी रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरलैप। अभी आपको अनंत हल दिया है और अनंत हल दिया है, तब के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए सभी समीकरण को आपस में इक्वल कर देंगे। 2/4 बराबर में 3/4y है कि ky, एक बार देख लेते। सभी का मान दिया है तो के का मान कहां से फाइंड होगा? ky है, 4x प्लस ky है, तो 3/k और बराबर में -5/-10। ये तो कि सब समीकरण बराबर है, किसी भी दो को बराबर कर दीजिए तो ये आपको कट गया 2 बार। 2 बार में कटा, कितना बार में कट गया सर जी? 2 बार में कट गया। और k का मान जो आया वो 3 में 2 से गुना कर दिए 6, क्योंकि यही दोनों का किसी भी दो का मान को बराबर आपस में कर देना है। तो इसका आपस में बराबर कर दिए, k बराबर कितना हो गया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो 12 के बाद 13 नंबर जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ये 13 नंबर सवाल कहा गया कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। एबीसी समबाहु त्रिभुज है। तो 13 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का आपका माध्यिका दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। देखिए, पूरे त्रिभुज के खानदान में समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिनका इन चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। अंतः केंद्र भी उसी बिंदु पर होगा, परिकेंद्र भी होगा, केंद्रक भी होगा और लंब केंद्र भी होगा। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। अगर एक ही बिंदु पर है तो आप जानते हैं कि ये माध्यिका, अगर ये माध्यिका भी है, इसी रेखा को आप लंब केंद्र भी बोल सकते हैं। इस बिंदु को रेखा लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक और भुजा समद्विभाजक की लंब भी है और भुजा को समद्विभाजक कर दे रहा है। ये सिर्फ किसमें होता है? समबाहु त्रिभुज में। अगर ये माध्यिका है और केंद्रक O है तो शीर्ष से अनुपात में 2 और आधार से अनुपात में 1 में विभाजित करता है। इसका मान दे रखा है आपको कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो समबाहु त्रिभुज के है 3 है। बताइए कि जो अंतःवृत्त के त्रिज्या अनुपात में 3, ये आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में एक ही केंद्र पर, एक ही बिंदु पर सभी केंद्र होते हैं और अंतः केंद्र भुजा के बीच की दूरी बराबर होता है और परिकेंद्र शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होता है। तो अंतः केंद्र का मान दे चुका है अनुपात में 1 अंतःवृत्त के त्रिज्या और सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर। तो 1 का मान 3 तो 2 का मान 6। अगर ऊंचाई आपको मान निकालना है एडी का तो हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई हुआ एडी 6 और 3 9। तो समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे। शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी होता है वो परिवृत्त की त्रिज्या होती है और भुजा से केंद्र के बीच की दूरी होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के परिमाप बराबर है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो t है। त्रिभुज का क्षेत्रफल t है और वर्ग का क्षेत्रफल है वो s है और वृत्त का क्षेत्रफल c है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है s और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है c। अब आपको कह रहा है कि इसको में कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल की वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें आपको रिलेशन साबित करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपको पता होगा कि ये है जो पोलिनोमियल है, पोलीगॉन है, बहुभुज, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, ये सब बहुभुज में है जिसकी भुजा सबसे बड़ा होता है। अगर किसी भी बहुभुज के परिमाप बराबर है तो जिसका भुजा बड़ा क्षेत्रफल भी बड़ा। तो त्रिभुज से वर्ग का भुजा बड़ा ज्यादा होता है। त्रिभुज में 3 ही साइड होता है और वर्ग में कितना साइड होता है? 4 साइड। और एक वृत्त है जिसमें वृत्त में अनंत भुजाएं होता है। इनमें भुजा की कोई सीमित नहीं है, अर्थात वृत्त वर्ग से वृत्त में ज्यादा भुजा होता है और वर्ग
का भुजा त्रिभुज के भुजा से अधिक होता है। तो जिसका भुजा ज्यादा उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम क्षेत्रफल त्रिभुज का होगा और त्रिभुज से अधिक क्षेत्रफल वर्ग का होगा और वर्ग से अधिक क्षेत्रफल वृत्त का होगा। कल हो सकता है कह दिया कि षष्ठभुज दे दिया, अष्टभुज दे दिया और वृत्त दे दिया, तो कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा, उसके बाद अष्टभुजा वाला का, इसके बाद छह भुजा वाला का। तो भुजा के आधार पर जिसका भुजा ज्यादा, साइड ज्यादा, क्षेत्रफल भी उसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। परिमाप जब बराबर होगा तब, कि यदि किसी भी बहुभुज का परिमाप बराबर है, जिसका भुजा ज्यादा होगा उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। ऑप्शन देखिए कि P लेस देन S लेस देन C, या तो ग्रेटर देन में होगा या लेस देन में होगा। अभी आपको ऑप्शन लेस देन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C होगा। 14 के बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, वो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु A तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखा। ओ केंद्र वाला वृत्त है, इससे दो बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, A और B, और P बिंदु पर बा बिंदु पर जाके मिल रहा है। आपका रेशियो दे चुका है कि AOB का रेशियो और APB का जो रेशियो का अनुपात है, वो अनुपात दिया गया है आपको क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन था, 15 नहीं 14, 13 का बाद 14 क्वेश्चन नंबर 14 था। और ये आपको रेशियो दे चुका है AOB, रेशियो APB का मान दिया है 5:1। आपका जो कोण का मान निकालना है, APB का मान निकालना है, इस थीटा का मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो ये आपको ज्योमेट्री में पता होगा सर कि यदि किसी भी बा बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। और ये भी पता होगा कि केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो 90 डिग्री कोण का निर्माण करता है, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री, अर्थात बाकी जो बचा अल्फा और बीटा, इन दोनों को अल्फा और बीटा मिलाकर भी 180 डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180, दो मिला के 180, तो बाकी भी दो मिला के 180, 180, 180, 360। यहाँ भी ये 90 डिग्री है और इस पर भी 90 डिग्री निर्माण किया, तो बाकी इन दोनों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। अनुपात में योग है 6 और डिग्री में 180 डिग्री, अनुपात 1 बराबर 30 डिग्री। APB का ही मान निकालना है, इसका मान 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। अगर आपको पूछेगा कि ये जो चतुर्भुज बना क्वाड्रिलेटरल कैसा चतुर्भुज है, वृत्तीय चतुर्भुज है कि चक्रीय चतुर्भुज है कि आपको सिर्फ चतुर्भुज वर्ग है, तो आप जानिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहेंगे जिनके आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इनके आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री, या इन दोनों के आमने सामने का कोण का भी योग 180 डिग्री, अर्थात जो चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर आइए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो ये है सर कि एक वर्गाकार आधार जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर पर बने पिरामिड का आयतन निकालना है। और पिरामिड का जो आयतन होता है वो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पिरामिड का आयतन जैसा आधार रहेगा उस आधार का क्षेत्रफल 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, समचतुर्भुज है समचतुर्भुज, त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना। तो 1/3 आधार दिया है वर्गाकार और वर्ग का जो भुजा दिया है वो दिया है 15। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर तो 15 के स्क्वायर। और पिरामिड का जो ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई मेंशन नहीं किया है पिरामिड का, अर्थात क्वेश्चन मिस है, इसमें ऊंचाई लिख दीजिएगा 10 मीटर।
पिरामिड का जो ऊंचाई है वो 10 है, तो 10 से यहाँ गुना करेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 15 के स्क्वायर होता है 225, और 225 3 से कट जाएगा, 7 तिया 21, और 7 से 5 से 3 बार में 15, 75 बार में कट गया 225। गुना कीजिए 75 गुना 10 बराबर आया 750 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन होता है वो क्यूब में होता है और क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन को सुधार कर दीजिएगा कि पिरामिड का ऊंचाई दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। वो 17 नंबर क्वेश्चन आपको है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल जो प्राप्त होता है 11, 14, 17 और 20 प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा तो इस संख्या और शेषफल के बीच अंतर समान रहेगा। 15 और 11 का अंतर 4, यहाँ भी अंतर 4, यहाँ भी अंतर 4, अंतर 4। तो शेषफल और संख्या का अंतर दिया गया है 4। सबसे पहले संख्या का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो अंतर को एलसीएम लेकर के ऐड कर देंगे। जो संख्या आपको आएगा वो आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। देखिए एलसीएम लेकर और 4 जोड़ने में समय वेस्ट नहीं करना है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन चलेंगे। प्रोसेस है कि आप संख्या का एलसीएम लीजिए और अंतर समान है उस अंतर को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है सर वो दिया है 65, 57। दूसरा ऑप्शन है वो दिया है आपको 75, 56। और तीसरा ऑप्शन है वो दिया है 56, 75। और चौथा जो ऑप्शन है वो दिया है आपको 76, 64। आपका जो मान निकालना है कि 15 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, 11 से भाग देंगे 14, 21 से भाग देंगे 17 और 24 से भाग देंगे तो 20। देखिए 15 का मल्टीपल है वो 3 और 5 का है, और आप जानते हैं कि 5 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट में 5 हो या तो लास्ट में 0 हो। तो लास्ट में 5 और लास्ट में 0 तब लाएंगे कि जब इसका शेषफल घटा करके आए, और 11 घटाएंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, यहाँ 5 नहीं आया, इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। यहाँ 11 घटाए तो इकाई का अंक 5 होना है, ये विभाजित हो सकता है। जरूर नहीं है कि बी ही ऑप्शन सही है, आगे और चेक करेंगे। यहाँ 11 घटाए तो इकाई अंक 4 जो 5 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ 11 घटाए इकाई अंक 3 जो 5 से विभाजित नहीं हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार का जितना क्वेश्चन आएगा वो आप बाई ऑप्शन चलिएगा। बाई ऑप्शन तब आप चल पाइएगा कि जब विभाजता का नियम आपको पूर्ण रूप से याद हो। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को समझना। ये 18 नंबर क्वेश्चन है जो आपका ये बोला जा रहा है सर कि एक जहाज समुद्रीय तट से 55 किलोमीटर दूरी पर है। एक जहाज है जो समुद्र के तट से 55 किलोमीटर दूरी पर है और जहाज में छेद हो जाता है और 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर लाता है। 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आ रहा है। जहाज का पंप 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर करता है। 80 टन पानी जहाज को डुबा सकता है, तो जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। मतलब इस सवाल का एक का नाम है कि समुद्रीय जहाज है जो समुद्र से 55 किलोमीटर किनारे से दूरी पर था। तो ये आपका उस समय जहाज में सुराख हो गया और सुराख होने के कारण जहाज में अंदर पानी प्रवेश करने लगा
वो पानी का दर है 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आता है। और ये भी कहा कि 1 घंटा में एक निकासी पाइप लगा हुआ है जो 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंकता है और इस जहाज को डूबने के लिए 80 टन पर्याप्त है। जिस समय जहाज में 80 टन पानी हो जाएगा उस समय जहाज से डूब जाएगा। तो कहा जा रहा है कि नाव को किस चाल से चलाया जाए कि डूबने से पहले समुद्रीय तट के किनारे पर पहुंच जाए। तो जब 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आ रहा है जहाज के, तो हम कहेंगे 1 घंटा और 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना टन पानी आएगा? 20 टन पानी। 6 को 60 बनाने के लिए 1 जीरो लगा दिए, तो इधर भी 1 जीरो लगाए, मतलब 1 घंटा में 20 टन पानी जहाज के अंदर आ रहा है और बाहर निकालने वाला 12 टन पानी बाहर निकालता है। तो कितना टन पानी एक्स्ट्रा जमा होते जाएगा? 8 टन पानी एक्स्ट्रा जमा होते जाएगा। तो 8 टन पानी एक्स्ट्रा जमा होगा 1 घंटा में। 80 टन पानी जिस समय समुद्रीय जहाज में जमा हो जाएगा डूब जाएगा। तो 80 टन पानी जमा होने में कितना घंटा लगेगा? आप कहिएगा कि 10 घंटा। मतलब कि 10 घंटा होते होते उस समुद्रीय जहाज को किनारे पर पहुंच जाना है। दूरी कितना है? 55 किलोमीटर। चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 55 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय कर देगा। तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर नाविक नाव को खेगा तो पहुंच जाएगा किनारे पर 10 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया और 3 हिस्से में टूटा, उसका रेशियो दिया हुआ है। 3 हिस्से का रेशियो दिया गया है आपको 2:3:4। क्वेश्चन नंबर 19। एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। इन तीनों के हिस्से का वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुकर्मानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू समानुपाती है। और इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपया का नुकसान हुआ। तो हीरे के मूल कीमत क्या था? पहले वाले कीमत हीरा का ज्ञात करना। अगर जिस समय हीरा नहीं टूटा होगा उस समय हीरा का वजन ज्ञात कर रहे हैं। टूटने के कारण इसका वजन 2 केजी का एक टुकड़ा, 3 केजी का एक टुकड़ा और 4 केजी का एक टुकड़ा। तो 3 और 2 5 और 4 9 केजी का। पहले वाले हीरा था उस समय गोला 9 केजी का था। टूटने के बाद 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित हुआ। इनके वर्ग के अनुकर्मानुपाती मतलब 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो अब जो इनका आया मान वो आ गया 16, 9, 25 और 4 29। लेकिन जिस समय नहीं टूटा था उस समय 9 के स्क्वायर करेंगे तो मूल था 81। फिर से बात को समझिए। टूटने के बाद इनका जो मूल का अनुपात आया वो 29 आया और टूटने के पहले जो मूल का अनुपात था वो 81 था। 29 और 81 कितना मूल घट गया? पहले 81 था, अब टूटने के बाद मूल आया कितना? 29। 29 और 81 को घटाए तो डिफरेंस आ गया आपको 52। अनुपात में 52 का लॉस हुआ, लेकिन रुपया में लॉस कितना हो गया? 52,000 रुपया का लॉस हुआ। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो कहेंगे 1 का मान 1000 और मूल कीमत निकालना है तो अनुपात में 81 का मान 81,000। टूटने से पहले हीरे का कीमत 81,000 रुपया था। जो ऑप्शन से चलना चाहते हैं सर वो ऑप्शन से भी चल सकते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे तो इनका टोटल ऐड किए तो 9 केजी। मूल कीमत पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो संख्या होगा वो 9 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वो दिया गया, पहला ऑप्शन 80,000 रुपया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो 50,000 रुपया दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये दिया गया 60,000 रुपया। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो 81,000 रुपया दिया गया। तो 9 अगर इनके वर्गमूल के अनुसार, वर्ग के अनुसार अर्थात 9 के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर जो संख्या विभाजित होगा, जो संख्या 9 से विभाजित होगा वही 9 के स्क्वायर से।
तो सबसे पहले 9 से विभाजित करेंगे, 9 के स्क्वायर से नहीं। 9 के स्क्वायर से विभाजित के तब जरूरत होगा कि जब एक से अधिक ऑप्शन 9 से विभाजित होगा तो इसके स्क्वायर से विभाजित करेंगे। सबसे पहले 9 से विभाजित करने के लिए यह नियम है कि उन संख्या के अंकों का योग 9 होना है। यहाँ संख्या के अंक का योग 8 आया, विभाजित नहीं है। अंकों का योग 5 आया, विभाजित नहीं है। 6 आया, विभाजित नहीं है। लेकिन 8 और 1 9, ये विभाजित है। अगर 2 ऑप्शन विभाजित होता तो इसके स्क्वायर से विभाजित कर देते 81 से। अगर 81 से भी विभाजित करिएगा तो एक ही ऑप्शन है जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 20 पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको माध्यिका निकालना है। दिया गया संख्या 12 माइनस का 5, 12 5 माइनस का 6 0 8 4 3। माध्यिका निकालने के लिए आपको बताया कि माध्यिका निकालना होगा तो सबसे पहले इस संख्या को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में। हम इस संख्या को सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे छोटा संख्या पहले लिखेंगे, -6 के बाद 0 और इसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8 और 8 के बाद 12। -6 0 3 4 5 8 12। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद इनका पद का काउंटिंग करना है कि पद सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है जो सम है, सॉरी विषम है। 7 है जो विषम पद है। यदि विषम पद है तो बीच में एक संख्या होगा और सम पद आएगा तो बीच में 2 संख्या होगा। अभी विषम पद है तो बीच में एक संख्या और एक संख्या बीच वाली कौन है? 4। इनका मीडियन आया 4। अगर सम पद आता तो बीच में 2 पद होता और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते। तो अभी इनका मीडियन आया 4। अगर माध्यिका निकालना होता सर, माध्य निकालना तो सभी संख्या को जोड़ करके गिन करके भाग दे देते, और मोड निकालना होता तो जो सबसे अधिक बार आएगा वही मोड होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।